हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कोई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज बता दूं आपको, मेरा जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक जो मैंने पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग से यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से लिया था उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आज का टॉपिक जो है वो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग्स में पूछे जाते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो मैंने पढ़ाया था उसी के ऊपर बेस्ड है। तो जब मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पर्पज़ से भी और लॉन्ग क्वेश्चन पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो वो ये बनता है द नॉर्मल वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, यानी जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु होता है, उसका नॉर्मल वेट कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2.5 to 3.5 kg। सेकेंड क्वेश्चन, द एवरेज लेंथ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी है उसकी एवरेज लेंथ कितनी होती है, यानी लंबाई कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 45 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हेड सर्कमफेरेंस ऑफ द बेबी। अब हेड सर्कमफेरेंस ऑफ द बेबी समझना भी ज़रूरी है कि क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो जब हेड सर्कमफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं कि सर की जो गोलाई होती है वो कितना होता है। तो आप जैसे अगर एडल्ट जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे अगर हम कंपैरिजन करें चेस्ट का और अपने हेड का, तो आप देखेंगे कि जो हमारा हेड सर्कमफेरेंस होता है वो चेस्ट सर्कमफेरेंस के कंपैरिजन एडल्ट में छोटा होता है, मगर जो ये न्यूबॉर्न बेबीज़ होता है इसमें अपोजिट होता है। जब न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होता है उसमें जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो चेस्ट सर्कमफेरेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या होता है हमारा कम होता है। तो जो नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस न्यूबॉर्न बेबी का होता है वो होता है हमारा 33 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर। ओके, तो अब बात करते हैं नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ द बेबी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 31 to 33 सेंटीमीटर, यानी कि 2 या 3 सेंटीमीटर का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक, तो मैंने बताया, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि जो नॉर्मल बेबी का हेड सर्कमफेरेंस होता है वो एडल्ट के कंपैरिजन चेस्ट कंपैरिजन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो बेबी होता है न्यूबॉर्न बेबी उसका हेड सर्कमफेरेंस कितना होगा आपका 33 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होगा वो कितना होगा 31 to 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस जिसको बाहाँ की गोलाई बोलते हैं वो कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11 to 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हम न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर वेट को मेज़र करते हैं, हाइट को मेज़र करते हैं, हेड सर्कमफेरेंस को मेज़र करते हैं, चेस्ट सर्कमफेरेंस को मेज़र करते हैं और मिड आर्म सर्कमफेरेंस को मेज़र करते हैं, तो उस प्रोसीजर को या उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट बोलते हैं। ठीक, तो कोई कभी एग्जामिनर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं या फिर उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जिसमें हम बेबी का वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस और मिड आर्म सर्कमफेरेंस को नापते हैं, तो आपका आंसर होगा एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जो मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अंतर। तो क्वेश्चन बनता है कि अगर बॉडी में किसी टिश्यू के जो टिश्यू है शरीर की या फिर सेल्स है, अगर उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही तो उसको कौन सा एस्पेक्ट बोला जाता है। तो उसे मैंने बताया था कि जब हमारे संख्या में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नंबर्स में जब वृद्धि होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट से कि बेबी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो कौन से एज ग्रुप में अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स के नाम रिकॉग्नाइज करना सीख जाता है, यानी याद करना सीख जाता है या पहचानना सीख जाता है। तो सही आंसर होगा 15 मंथ्स। ठीक है, यानी कि जब बेबी 15 महीने का हो चुका होगा तो उस टाइम पे बेबी क्या करेगा, अपने बॉडी के सम बॉडी पार्ट्स क्या होगा वो रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा, पहचानने लग जाएगा। जैसे आप उससे पूछोगे नोज़ क्या है तो वो क्या करेगा, आपके फिंगर को नोज़ पर रख करके बोलेगा कि ये नोज़ है, ये आइज़ है, लिप्स है। राइट, तो 15 मंथ के एज में क्या होता है, बेबी अपने बॉडी पार्ट को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कि टॉयलेट ट्रेनिंग बेबी को
कौन सी एज में सिखानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब छोटे जो बच्चे होते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि उनको कब स्टूल जाना है, पॉटी जाना है, या कब उनको बाथरूम जाना है। तो उस टाइम पे क्या करती है मदर, क्या करती है अपने बच्चों को सिखाती है। जैसे मतलब जैसे मदर कुछ भी अपने लैंग्वेज में या फिर जो बेबी ईजी से समझ सके उन वर्ड का यूज़ करना सीखती है। तो वो जो उसकी जो एज होती है टॉयलेट ट्रेनिंग सीखने की एज होती है वो होती है 18 मंथ। यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग कौन से मंथ में स्टार्ट करवा देनी चाहिए? 18 मंथ में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन है कि बेबी के जन्म के 10 दिन बाद, यानी कि बेबी जब जन्म होगा उसके 10 दिन बाद पर डे 4 से 5 महीने तक बेबी का जो वज़न है वो कितना बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 ग्राम। यानी कि अगर आज किसी बेबी का आज जन्म हुआ है 1 तारीख को, तो 10 तारीख तक उसे 10 दिन हो जाएंगे। फिर उस 10 तारीख से आने वाले अगले 5-6 महीने तक जो बेबी अपना वेट गेन करेगा पर डे के हिसाब से वो कितना करता है? 30 ग्राम वेट गेन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट ही है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग कि जो बेबी का मतलब कोई जो इंसान है बोल सकते हो आप, या फिर बेबी बोल सकते हो, कि उसकी जो बॉडी की लेंथ है वो जन्म की जो लेंथ थी 45 to 50 सेंटीमीटर, उसके दोगुना कौन सी एज में होती है? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4 ईयर में। यानी कि 4 साल की उम्र में जो बेबी की बॉडी की लंबाई होगी या फिर लेंथ होगी वो उसके जन्म की लंबाई के दुगना हो जाती है। ठीक है, और इसका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा एज ग्रुप होता है या ऐसा कौन सा टाइम है बेबी के जीवन काल में जब उसका जो लंबाई होगी शरीर की वो तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 13 ईयर। यानी कि 13 साल की उम्र में जो बेबी का लेंथ होती है वो तिगुनी हो जाती है उसके जन्म की लंबाई की। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस में। मैंने आपसे बताया था कि जब न्यूबॉर्न बेबी बर्थ लेता है, न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है, तो उस टाइम पे उसका जो हेड का सर्कमफेरेंस होता है वो एज कंपैरिजन देन चेस्ट सर्कमफेरेंस का क्या होता है हमारा, थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी भी एक एज आती है या ऐसा भी एक टाइम आता है बेबी के लाइफ में जब उसका ये हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या होती है? इक्वल होती है। तो वो कौन सी एज है? तो उसका आंसर होगा आपका 1 ईयर। यानी कि जब बेबी 1 ईयर का हो जाएगा तो उस टाइम पे जो बेबी का हेड सर्कमफेरेंस है या फिर चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसा मतलब बेबी कब खुद से मिनिमम सपोर्ट लेकर के चलना सीखता है? कौन से एज ग्रुप ऐसा है जब बेबी मिनिमम सपोर्ट के बिना चलना सीख लेता है? आप लोगों ने देखा होगा बच्चा स्टार्टिंग में जब उठता है फिर नीचे गिरता है, उठता है नीचे गिरता है, फिर उसकी मम्मी अपने फिंगर्स से बेबी को चलना सिखाती है, मगर कभी कभी क्या होता है बच्चा खुद भी खड़े होने की कोशिश करता है। तो ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जब बेबी खुद से थोड़ा बहुत खड़ा होना सीखता है? तो ये इसका सही आंसर होगा 8 मंथ्स। ठीक है, यानी कि 8 महीने का जो बेबी है वो खुद से हल्का फुल्का खड़ा होना सीख जाता है, नीचे भी गिरता है मगर वो कोशिश करता है खड़े होने की। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लगभग 2 साल की उम्र में बेबी के कितने दांत विकसित होते हैं? यानी टेम्पररी, जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में। तो 2 साल की उम्र में बेबी में कितने दांत आ जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 16। यानी कि 2 साल की उम्र में जो टेम्पररी टीथ है उनकी संख्या बेबी में कितनी हो जाएगी? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक जो है मैं पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में या फिर ओबीजी में बोल सकते हैं आप, वो लूँगी। और उस टॉपिक का नाम होगा आपका ब्रेस्ट फीडिंग, राइट, स्तनपान। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि बोलते हैं कि जो छोटा बच्चा है उसके लिए मदर का जो मिल्क है या जो दूध बोलते हैं, माँ का दूध, वो सर्वोत्तम आहार है। तो उसी से ही 2 क्वेश्चन और डेवलप होते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि जो बेबी एनवीडी के द्वारा हुआ है, यानी कि एनवीडी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। नॉर्मल मतलब जिसमें किसी प्रकार का ऑपरेशन की नीड नहीं होती है, उसमें डायरेक्टली वजाइना के थ्रू मदर बेबी को बर्थ देती है। तो उस डिलीवरी में हम मदर को
कितने घंटे के लिए कितने घंटे बाद बोल सकते हैं कि आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हो अपने बेबी को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे में। अगर कोई एनवीडी द्वारा बेबी हुआ है, नॉर्मल वजाइनल के द्वारा बेबी हुआ है, तो उस टाइम पे आधे घंटे में हम मदर को बोलेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई बेबी LSCS, और LSCS का फुल फॉर्म होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, यानी कि ऑपरेशनल डिलीवरी के द्वारा अगर कोई बेबी हुआ है, तो उस टाइम पे हम कितने घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसका सीधा आंसर बनता है आपका 4 आवर, यानी कि एनवीडी के केस में हम लोग आधे घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें, और LSCS के केस में 4 घंटे के अंदर हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करवा देते हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे आप OBG के पर्पज़ से भी और चाइल्ड हेल्थ के पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, और टॉपिक का नाम है ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।